हंसती, क्योंकि उन्होंने ही इस प्रकाशित वाक्य अमृत के बारे में शिरीन को बताया था। तो ये स्वाभाविक रूप से उनका ही योगदान था। वो एक शख्स के रूप में बिल्कुल भी विनम्र नहीं थे, लेकिन वो ज्यादा आक्रामक भी नहीं थे। शिरीन ईमानदारी से उनकी तरफ झुकी और कहा, धन्यवाद महल मालिक जी। वो बड़े मौर्य संत जी थे जिन्होंने कहा था कि उनके पास उसके बेकार शरीर को उपयोगी बनाने का कोई तरीका नहीं था और वो उसके वर्तमान शरीर को बस नए शरीर में बदलना चाहते थे। दृढ़ पत्थर कंगन ने कहा, यह संभव है, लेकिन कई अजीब औषधियां और पौधों की आवश्यकता पड़ेगी। शिरीन को शायद उन औषधियों और पौधों को इकट्ठा करने के लिए कुछ दशक लग जाने थे, क्योंकि वो सभी काफी दुर्लभ और महंगी थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि महल मालिक उसे ऐसे रहस्य उद्घाटन अमृत के रूप में आसानी से ठीक कर सकते हैं। वह अंततः अपनी आध्यात्मिक शक्ति का अभ्यास कर सकती थी और बेकार होने के उस शीर्षक से वो छुटकारा भी पा सकती थी। वो बहुत उत्साहित थी, मानो कई अद्भुत संभावनाएं उसकी प्रतीक्षा कर रही हों। ऋषि व्यास साहू जी की प्रस्तुति खास तौर से अब उसकी आंखों को भाने लगी थी, इसीलिए शिरीन द्वारा किया गया धन्यवाद बहुत ही ज्यादा ईमानदार था। आप मुझे धन्यवाद कैसे देना चाहती हैं? महल मालिक ने पूछते वक्त अपनी पलकें उठा ली। बस आपको धन्यवाद कहकर, शिरीन ने जवाब दिया। बस एक मौखिक धन्यवाद? महल मालिक ने पूछा। मैं और कैसे ही आपको धन्यवाद कर सकती हूँ? शिरीन ने हताश होकर कहा। उनके द्वारा किए गए दया के ऐसे कार्य को मौखिक रूप से नहीं चुका सकती थी, उसे उनके लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा। शिरीन ने तय कर लिया और उसने सावधानी से अपनी भंडारण थैली में से एक जड़ी बूटी निकाल ली और वो महल मालिक को सौंप दी और कहा, ये लीजिए मेरे धन्यवाद के रूप में एक छोटा सा उपहार। जड़ी बूटी की लाल पत्तियां हीरे की तरह पारदर्शी थी, जो उसकी जीवन शक्ति को बढ़ाती थी। महल मालिक ने एक नजर डाली उस जड़ी बूटी पर और फिर वो मुस्कुराने पर मजबूर हो गए और बोल पड़े, ये क्या है? ये 3000 साल पुरानी संजीवनी जड़ी बूटी है। शिरीन ने उन्हें जवाब दिया। वो जानती थी कि महल मालिक जी को इस जड़ी बूटी की मूल्यता का पता होगा। ये जड़ी बूटी तो बहुत ही ज्यादा दुर्लभ है, महल मालिक ने इत्मीनान से कहा, लेकिन मुझे इसकी जरूरत नहीं है, ये मेरे लिए बेकार है। लेकिन बड़े संत जी को तो इसकी बहुत जरूरत है, शिरीन ने तुरंत कहा। महल मालिक ने कहा, उससे मेरा क्या लेना देना है? आपको पसंद नहीं है? शिरीन बीच बात के रुकने में कामयाब हो गई। ये उनका एक काला रहस्य हो सकता था और वो मूर्खतापूर्ण तरीके से आंखें बंद करके इस चीज का खुलासा करने जा रही थी। ये एक ऐसा मामला था जिसके कारण वो मर भी सकती थी। आप क्या कहना चाहती हैं? महल मालिक ये अनुमान बिल्कुल भी नहीं लगा पा रहे थे कि आखिरकार वो क्या कहना चाहती, और वो खुद भी कोशिश कर रहे थे सोचने की। आपको ये जड़ी बूटी नहीं चाहिए ना? शिरीन ने व्याख्या ना करना ही बेहतर समझा और संजीवनी जड़ी बूटी को वापस भंडारण थैली में रख लिया। मैंने आपसे कहा तो था कि ये जड़ी बूटी मेरे लिए कुछ भी उपयोगी नहीं है, महल मालिक ने फिर कहा। मुझे आपके इस उपहार की आवश्यकता नहीं है। तो आप मुझसे चाहते क्या हैं? शिरीन उन्हें ऐसे ही कोई भी चीज नहीं देना चाहती थी। वो चाहती थी कि वो जल्द से जल्द उनके द्वारा किए गए एहसान को चुका दे। मैं आपके लिए वो सब कर सकती हूँ जो मेरे बस में होगा। उसने अभी अपनी बात पूरी भी नहीं की थी जब महल मालिक ने अचानक उसे गले लगाया। शिरीन हैरान थी और चिल्लाई, तुम जल्दी से टेलीपोर्ट करो, बाईं ओर की तरफ 2500 मीटर दूर टेलीपोर्ट करो, महल मालिक ने जल्दी से उसके कान में कहा। शिरीन ने उनसे कारण नहीं पूछा, क्योंकि उसे वक्त ही नहीं मिला ये सब कुछ पूछने का, और उसने तुरंत उनके साथ टेलीपोर्ट कर लिया। जैसे ही उनकी परछाइयां गायब हुई, दूर आसमान में अचानक अंधेरा छा गया और एक सुनहरी आंखों वाला बाज वहां दिखाई दिया। उसकी पीठ पर एक काले रंग का व्यक्ति था। ऐसा लग रहा था कि काले रंग के उस व्यक्ति ने अभी अभी कुछ देखा था, तभी उसने सुनहरी आंखों वाले बाज के सर को थपथपाना शुरू कर दिया। उसने बाज को नीचे जमीन पर जाने का आदेश दिया। जमीन पर अभी भी जहरीले जीवों की लाश पड़ी हुई थी, जिनका अभी तक निस्तारण नहीं हो पाया था, और उस आदमी ने इधर उधर घूमकर उनकी मौत का कारण जानना चाहा, और फिर उसकी आंखें थोड़ी चमकीली सी हो गई। वो जल्दी से जल्दी जंगली फलों के जंगलों में चारों ओर घूम कर आया, लेकिन उस व्यक्ति को वो नहीं मिला जिसे वो खोजने के लिए वहां आया था। आखिरकार वहां क्या हो रहा था? वो व्यक्ति अपनी बाहरी क्षमताएं खो चुका था, जिस कारणवश वो इतनी जल्दी तो वहां नहीं जा सकता था। वो ऐसे कैसे गायब हो सकता था? काले रंग का वो व्यक्ति एक पल के लिए वहां खड़ा था और फिर अगले ही पल वो अपने बाज के सर को थपथपाता हुआ बोला, आकाश, उस व्यक्ति की तलाश करो, वो बहुत दूर नहीं होना चाहिए। शिरीन ने एक गुफा में दोबारा से दिखाई दी। वो गुफा बिना किसी प्रवेश या निकास वाली एक गुफा थी। आसान शब्दों में कहें तो ये संभवतः पानी से घिरी हुई भूमिगत गुफा कही जानी चाहिए। क्योंकि गुफा में कोई निकास नहीं था तो वो पूरी तरह से गहरे काले रंग की थी। हालांकि शिरीन की आंखों की रोशनी बहुत अच्छी हो गई थी, लेकिन फिर भी वो महल
महल मालिक को बड़ी कठिनाइयों के साथ देख पा रही थी, हालांकि वो उन्हें गले लगाकर बैठी हुई थी। क्यों? जब शिरीन ने अपना मुंह खोला तो उनकी उंगली पहले से ही उसके मुंह के खिलाफ दबी हुई थी। जाहिर है वो उसे चुप रखना चाहते थे। सवालों की एक श्रृंखला शिरीन के दिमाग में दौड़ने लगी, क्योंकि ये आकाशी ऋषि व्यास साहू जी बहुत मजबूत थे, तो फिर वो किससे डर रहे थे? वो किससे बचना चाह रहे थे? वो सांस ले रहे थे, लेकिन बहुत हल्के हल्के से, और उनकी नाक उनके कान के बहुत करीब थी। शिरीन अब भी उनकी सांस की गर्मी महसूस कर सकती थी। जब वो उसे गले लगाते थे तो शिरीन काफी असहज महसूस करती थी। उसने संघर्ष किया, जो कि एक स्पष्ट इशारा था उसकी ओर से कि मुझे जाने दो। शिरीन, क्या तुम मेरे द्वारा तुम पर की गई दया का हिसाब अभी चुकता करना चाहती हो? महल मालिक को देखकर लगभग ऐसा लग रहा था जैसे वो उसके कान में काटते हुए इस बात को कह रहे हैं। शिरीन का शरीर थोड़ा थका हुआ था, क्योंकि उसने आज बहुत बार टेलीपोर्ट कर लिया था। ऐसी अंधेरी दुनिया में अगर कोई पुरुष और एक महिला इस तरह के तंग आलिंगन में गले लग रहे हों तो वो गलत माना जाता था। क्योंकि उनकी चुंबकीय आवाजें उनके कानों में घुसी हुई थी, तो ऐसा लगा जैसे कि उसके संवेदनशील कान जल रहे हों, क्योंकि वो उनकी गर्म सांस को अपने कानों पर पड़ता हुआ महसूस कर सकती थी। अब वो क्या मांगेंगे? अभी से मैं 1 घंटे के लिए ध्यान करने के लिए बैठने वाला हूँ, तो उस 1 घंटे के लिए मैं चाहता हूँ कि आप मेरी रक्षा करें। यदि कोई भी उस समय इस बीच यहाँ आता है तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि मुझे टेलीपोर्टेशन के द्वारा आपको मुझे यहाँ से बाहर निकालना होगा। महल मालिक ने स्पष्ट रूप से कहा। शिरीन ने राहत की सांस ली और सिर्फ हामी भरते हुए अपना सर हिलाया। वो निश्चित रूप से उनके इस अनुरोध को पूरा कर सकती थी। महल मालिक ने उसके होठों पर एक उंगली दबा दी और कहा, मेरी प्यारी शिरीन, मुझे यहाँ छोड़कर मत चली जाना, क्योंकि आपने मुझसे इस बार वादा किया है कि आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी। शिरीन ने चौंक कर उनकी ओर ठंडी निगाहों से देखा और स्पष्ट रूप से घोषणा कर दी कि आपने मुझे अभी भी क्यों पकड़े रखा है? क्या आप चाहते हैं कि मैं आपको छुरा घोंपने दूं? महल मालिक मुस्कुराए और आखिरकार उन्होंने उसे रिहा कर दिया। फिर उन्होंने बैठने के लिए हरे रंग का कपड़ा निकाला और ध्यान करना शुरू कर दिया। हरे रंग का कपड़ा काफी टिमटिमा रहा था और महल मालिक के शरीर को रोशन कर रहा था। शिरीन ने एक चट्टान पर बैठने से पहले महसूस किया और उसकी जांच की। फिर वो उसका ध्यान रखते हुए वहां बैठ गई। महल मालिक की ध्यान करने की विधि उस मूर्ति के समान थी जो उसने गुफा में देखी थी। बस हाथ के इशारे जो थे वो दोनों के थोड़े अलग अलग थे और उनकी चौकड़ी मारने का कोण भी अलग अलग था। लेकिन उन्हें ध्यान करने के लिए अपनी आंखें बंद करता हुआ देखने के बाद शिरीन ने यह सोचा कि अगर वो लकड़ी की प्रतिमा फिर से जीवित हो गई तो। शिरीन आसपास के इलाके को ध्यान से सुन रही थी। हालांकि ये एक भूमिगत गुफा अंधेरी थी, लेकिन वहां से कोई राक्षस नहीं दिखाई दे रहा था और न ही कोई अजीब चीजें वहां घटित हो रही थी, इसीलिए वो थोड़ी राहत महसूस कर रही थी। फिर से उसने अपनी आत्मा की शक्ति को थोड़ा सा महसूस किया, जो उसकी नसों को पोषण देने के लिए धीरे धीरे उसके शरीर में घूम रही थी। छोटू उस्ताद, मेरी आत्मा की शक्ति का स्तर अब क्या है? शिरीन इस भूमि पर आत्मा शक्ति के स्तरों के बारे में कुछ ज्यादा नहीं जानती थी। इसके अलावा क्योंकि वो पहली बार अपनी आत्मीय शक्ति को महसूस कर रही थी, इसलिए वो अपनी आत्मीय शक्ति के स्तर को निर्धारित नहीं कर पा रही थी। स्तर तो दृढ़ पत्थर कंगन ने बिना किसी हाव भाव के सीधा सीधा शिरीन को बताया। ये काफी ज्यादा तो नहीं थी। उन दोनों कमीनों की शक्ति का स्तर, जिन्हें उसने मौत के घाट उतार दिया था, वास्तव में उससे एक स्तर ज्यादा था, यानी कि स्तर 3 की आध्यात्मिक शक्ति थी उनके पास। मेरी आत्मिक शक्ति इतनी कम क्यों है? शिरीन को थोड़ी सी निराशा हुई। उसने सोचा कि उसने अपनी क्षमता पूरी तरह से हासिल कर ली थी। ये बढ़ जाएगी अगर आप लगन से अभ्यास करती रही तो। दृढ़ पत्थर कंगन ने उसे दिलासा दिया। मैंने सोचा कि बेकार शरीर में एक बहुत ही उच्च आत्मा शक्ति होगी, जिस क्षण में इसका अभ्यास करूंगी वो ठीक हो जाएगी, शिरीन ने अवचेतन रूप से कहा, दृढ़ पत्थर कंगन को मोड़ते हुए। दृढ़ पत्थर कंगन बोल पड़ा, मालकिन। दृढ़ पत्थर कंगन बात करते हुए लड़खड़ा रहा था। सीधे सीधे कह दो जो कहना है, हगलाना बंद करो। मालकिन, आपका शरीर वास्तव में बहुत खास था और थोड़ा अजीब भी था। आखिरकार वो कंगन उसके शरीर पर हर समय रहा है। ये किसी भी तरह के परिवर्तन को महसूस कर सकता था। कौन सा हिस्सा आपको अजीब लगता है? मेरा कौन सा हिस्सा अजीब है? शिरीन ने दृढ़ पत्थर